गाइस, आपका स्वागत है हमारे आरजी के टीच पर। अब तक आपने पढ़ा था, अब उससे आगे पढ़ते हैं। अब गति के नियम यानी कि न्यूटन के गति के नियम। न्यूटन के गति के नियम, ये हमारे साइंटिस्ट थे न्यूटन। कौन थे? न्यूटन। इनका पूरा नाम है आइजैक न्यूटन। क्या नाम है? आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन ने हमारी खोज ये की थी हमारी 1687 में। कितने में की थी? 1687 में। ये न्यूटन के गति के न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या कहते हैं? जैसे इन्हें हमारे क्या नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे? 3 नियम दिए थे। और उससे पहले हम फर्स्ट नियम पढ़ते हैं अपना। क्या? फर्स्ट नियम। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी कि गति का प्रथम नियम, यानी कि न्यूटन का ही गति का प्रथम नियम है। ये दिया था हमारा 1687। यानी कि गति का प्रथम नियम क्या बोलता है हमारा? यदि कोई वस्तु जैसे ब्रह्मावस्था में है तो ब्रह्मावस्था में रहना चाहती है, कोई गति है तो गति में रहना चाहती है, तो वो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। क्या करती है? अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। तो उसे क्या कहते हैं हम? गति का प्रथम नियम। क्या कहते हैं? गति का प्रथम नियम। इसे ही हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। इसे ही हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम। इसे ही हम क्या कहते हैं? गैलोलियो का नियम। क्या कहते हैं? गैलोलियो का नियम। अब आपको जितना बताया उतना लिखते हैं और इसके एग्जाम्पल देते हैं। गति का प्रथम नियम क्या बोलता है हमारा? प्रत्येक वस्तु अपनी में परिवर्तन का विरोध एक वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है, उसे ही जड़त्व का नियम। और इसे ही गैलोलियो का नियम कहते हैं। जैसे अभी अवस्था परिवर्तन में विरोध करती है, इसका मतलब क्या होता है? जैसे कोई वस्तु विराम अवस्था में है। कैसे? विराम अवस्था में। कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है। हर वस्तु अपनी पोजीशन में रहना चाहती है। जो गति है वो गति की अवस्था में रहना चाहती है, जो विराम है वो विराम की अवस्था में रहना चाहती है। तो वो अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है। जो जैसा है वो वैसा ही रहना चाहता है। जैसे हम सुबह को उठना नहीं चाहते, हमारी मम्मी डंडा लेके हमको खींचती है। तो वो कैसा? हम ये भी हमारा कैसा नियम है? गति का प्रथम नियम। कैसे कह सकते हैं? हम सो रहे हैं तो हम कैसा रहना चाहते? अपनी अवस्था में ही रहना चाहते, खर्राटे मारते हुए। क्या बजे तक? 10 बजे तक। तो हम अपनी अवस्था में स्थिति में परिवर्तन का विरोध करती है मम्मी हमारी। और जैसे ही हम अब जा रहे हैं ब्याह शादी में बन के, अब कैसे जा रहे हैं? बन के। अब पापा जी से आज्ञा ली नहीं है तो पापा जी मिल गए सामने, तो हम हमारी कैसे अपनी स्थिति में परिवर्तन का विरोध हो रहा है। तो इसे ही क्या कहते हैं? हमारे जड़त्व का नियम। और इसे ही क्या कहते हैं? हमारा गैलीलियो का नियम।
जड़त्व के नियम भी हमारे, जड़त्व के प्रकार भी होते हैं हमारे, जैसे जड़त्व के प्रकार, जड़त्व के प्रकार। नंबर 1 यानी कि उनका ब्राह्म जड़त्व। कैसा? ब्राह्म जड़त्व। प्रत्येक वस्तु अपनी ब्राह्म अवस्था में रहना चाहती है। कैसा? ब्राह्म अवस्था में रहना चाहती है, तो उसे कैसे कैसे कह सकते हैं? ब्राह्म जड़त्व। यानी क्या कह सकते हैं उसे? ब्राह्म जड़त्व। जैसे जैसे हम कह सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था बिस्तर पर सोते हुए हम 10 बजे तक, ये हमारी कैसी होगी? ब्राह्म जड़त्व। कैसी होगी? ब्राह्म जड़त्व। और नंबर 2, अब आ गई हमारी गति जड़त्व। कैसी आ गई हमारी? गति जड़त्व। जैसे हम डीजे पे डांस कर रहे हैं, डीजे पे डांस कर रहे हैं, तो हम कैसी अवस्था में रहना चाहते हैं? गति की अवस्था में। कैसी? गति की अवस्था में। और सामने से कौन आ गए? पिताजी। कौन आ गए? पिताजी। तो हमारा अभी अवस्था, स्थिति में परिवर्तन का विरोध हो गया, यानी कि स्थिति में परिवर्तन का विरोध हो गया, तो उसे क्या कहेंगे हम? गति का जड़त्व का, यानी गति जड़त्व। आगे समझ में? डीजे वाले वाले। अब पढ़ते हैं तीसरा, दिशा जड़त्व। क्या? दिशा जड़त्व है। दिशा जड़त्व का मतलब होता है, जैसे दिशा जड़त्व का मतलब होता है जैसे हम जा रहे हैं क्रिकेट खेलने। क्या जा रहे हैं? क्रिकेट खेलने। अपना बल्ला लेके क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, सामने से देख लिया पिताजी को। किसको देख लिया? पिताजी को। पिताजी को देख के और हमने अपनी दिशा बदल दी। क्या बदल दी? दिशा बदल दी। अब जा रहे थे हम सीधे, अब दिशा के मारे इधर को जाने लगे टेढ़े, तो हमारी कैसा हो गया? हमारा गति का जड़त्व, यानी कि दिशा का जड़त्व। अब इसको हम समझते हैं कैसे? अपने जो पेपर में आते हैं उस हिसाब से। जैसे पेपर में आते हैं उस हिसाब से, जैसे कोई आदमी किसी घोड़े पे बैठा है, किस पर? घोड़े पे बैठा है, तो उसकी टांगे घोड़े से सटा के बैठता है, घोड़े से सटा कर बैठता है, तो उसकी टांगे तो ब्राह्म अवस्था में रहती हैं। कैसे? टांगे तो ब्राह्म अवस्था में घोड़े के साथ, लेकिन ऊपर वाला धड़ उसका गति किया जाता है। कैसे? गति की अवस्था में। तो वो आदमी किधर को गिरता है? पीछे को। कैसे गिरता है? पीछे को। नंबर 2, जैसे जैसे आपने लेडीजों को खूब देखा हुआ है, हमारी बहनें, आपकी बहनें, माता हैं, जैसे बाल सुखा, मतलब बाल को वो नहा के आते हैं, तो बालों में पानी होता है। क्या होता है? पानी होता है। तो अपने बालों को ऐसे झाड़ते हैं, वो ऐसे करके झाड़ते हैं, तो वो भी कैसा है? हमारा ब्राह्म का जड़त्व। यानी कौन सा है? ये ब्राह्म जड़त्व। नंबर तीसरा, जैसे एक कंबल है। क्या है? एक कंबल है। कंबल को हमने पकड़ के रखा है, तो उसे डंडे से मारते हैं। तो डंडे से मारते हैं, तो क्या कंबल में जो कटते हैं वो तो ब्राह्म अवस्था में आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? ब्राह्म अवस्था। कंबल गति की अवस्था में आ जाता है। कैसे? गति की अवस्था में आ जाता है। और गति जड़त्व का और उदाहरण, जैसे हम ट्रेन में बैठे हुए हैं। किसमें? ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो ट्रेन अचानक चलने लगती है। कैसे? अचानक, तो हम पीछे को हो जाते हैं, तो ये कैसा हमारा? गति का जड़त्व। कैसा है? गति का जड़त्व। दिशा जड़त्व है। जैसे हम किसी हाईवे पे चल रहे हैं, तो वो अपनी हम हॉरिजॉन्टल में एक ऐसे मूव करते हैं, यानी कि एक हम ऐसे जैसे कह सकते हैं टर्न ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? टर्न ले रहे हैं, यानी कि अपने किसी हॉरिजॉन्टल पर चल रहे हैं, यानी कि क्षैतिज में कोई, तो ये हमारा कैसा? इसमें कोई गाड़ी चल रही है, तो इसमें बैठे हुए आदमी थोड़े से ऐसे कैरे हो जाते हैं। क्या होते हैं? थोड़े से साइड में हो जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं हम? दिशा का जड़त्व। क्या कहते हैं उसे? दिशा का जड़त्व। देखो, जैसे और एग्जांपल, जैसे हम अब कुछ दिनों बाद बागों में अमियां आम पकने वाले हैं, तो आम पकते हैं, तो हम क्या? हम टहनी पर खूब तेजी से हिलाते हैं। क्या? खूब तेजी से हिलाते हैं,
तो हमारे कार्ड जो जो गुंदी होती है, जैसे हम टहनी बोलते हैं, टहनी तो गति की अवस्था में आ जाती है, किसमें, गति की अवस्था में। और पेड़ होता है, जो पेड़ पर जो फल होता है आम, वो कैसी अवस्था में होता है, ब्राह्म अवस्था में। कैसी अवस्था में, ब्राह्म अवस्था में। तो उसके कारण भी हमारा फल नीचे टूट जाता है। नीचे किसके कारण आता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण। किसके कारण, गुरुत्वाकर्षण के कारण। और थोड़ा उससे पहले पढ़ने से, द्वितीय नियम पढ़ने से पहले हम थोड़ा लीनियर मोमेंटम, यानी कि क्या पढ़ते हैं, लीनियर मोमेंटम, यानी कि संवेग। क्या पढ़ते हैं, संवेग। संवेग क्या होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान और उसी वस्तु का वेग, यानी कि उसी वस्तु का वेग के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा उसी वस्तु का वेग, यानी कि वेलोसिटी के गुणनफल को संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, संवेग, यानी कि किसे क्या कहते हैं, मोमेंटम। क्या कहते हैं, मोमेंटम। यानी कि किसी वस्तु का द्रव्यमान, यानी कि किसी वस्तु का द्रव्यमान संवेग, संवेग क्या होता है, किसी वस्तु का द्रव्यमान, यानी कि संवेग बराबर क्या हो जाएगा हमारा, द्रव्यमान गुणा वेग। क्या, द्रव्यमान गुणा वेग के ही गुणनफल को क्या कहते हैं, हम संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं, संवेग। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से। किससे, पी से। यानी कि पी बराबर क्या हो जाएगा, एम बी। क्या हो जाएगा, एम बी। हमने आपको बता रखा है द्रव्यमान को किस में नापते हैं, किलोग्राम में। किसमें, किलोग्राम में। वेग को किस में नापते हैं, मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड में। तो इसका मात्रक क्या बनेगा, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। क्या बनेगा, किलोग्राम किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। इसकी विमा क्या बनेगी, क्या विमा, किलोग्राम किस में नापते, किस में बताया था मैंने आपको, विमा एम, मीटर की एल, समय सेकंड की टी। तो क्या बनेगा इसकी विमा, एम एल टी माइनस 1। ये कैसी राशि है, सदिश। कैसी है, वेक्टर। कैसी राशि है, सदिश। ये कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। कैसी राशि है, इसके समझने के लिए, जैसे एक मैं आदमी हूं बहुत पतला, तो मैंने किसी भी वस्तु, एक है कार, ये है कार, ये है बड़े बड़े ट्रक, यह है बड़ा ट्रक। यह है हमारा ट्रक।
क्या है ये हमारा ट्रक। आपको किस में अधिक बल की आवश्यकता होगी, यानी कि किसकी बल की आवश्यकता अधिक होगी, किसको वेग बराबर चलाने के लिए किसमें बल की अधिक आवश्यकता होगी, किसमें, ट्रक में। किसमें, ट्रक। ट्रक भारी है, ये M2 और ये हमारा M1, तो क्या कह सकते हैं, M2 अधिक है किससे, M1 से। ये हमारी कार, ये हमारा ट्रक, क्या है, ट्रक। तो हमें किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी, ट्रक को चलाने में। ट्रक में धक्का देने में अधिक बल की आवश्यकता होगी और कार में बल देने की कम आवश्यकता होगी। जैसे एक बंदूक की गोली है, क्या है, एक बंदूक की गोली है। बंदूक की गोली से हम आदमी तक आराम से पहुंच जाती है गोली, यानी कि बहुत तेजी से पहुंच जाती है, क्योंकि उसका वेग अधिक होता है। क्या, वेग अधिक होता है। और एक हम अपने पत्थर को नहीं, इस कैप को आपकी तरफ फेंके, किसकी तरफ, आपकी तरफ फेंके, तो ये वेग आपको कम है इसका, यानी कि द्रव्यमानी कम है तो वेग इसका कम है, तो इसका संवेग भी हमारा कम होगा। क्या होगा, संवेग भी हमारा क्या होगा, मोमेंटम भी कम होगा। अब इससे आगे पढ़ते हैं संवेग संरक्षण का नियम। क्या पढ़ते हैं, संवेग संरक्षण का नियम। संरक्षण का मतलब होता है नहीं कोई कटौती, नहीं कोई कुछ, यानी कि सेम रहे। क्या रहे, सेम रहे, संरक्षण रहे। संरक्षण का नियम, जब जब किसी जब दो या दो से अधिक जब दो या दो से अधिक बॉडी, यानी कि दो या दो से अधिक वस्तुओं के निकाय पर वस्तुओं के निकाय पर कोई वाह्य बल कार्य ना करे तो उस संपूर्ण निकाय का संवेग नियत रहता है। क्या रहता है, नियत रहता है। जब दो या दो से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो उस संपूर्ण निकाय का संवेग नियत रहता है। जैसे आप समझ रहे होंगे निकाय का मतलब होता है सिस्टम। क्या होता है, सिस्टम, यानी कोई बॉडी, यानी कि पूरा सिस्टम है, यानी कि ये पूरा हमारा जैसे बोर्ड, उससे इस सिस्टम के मतलब अंदर ये आ गया, संवेग, न्यूटन, ये सब कुछ आएगा इस सिस्टम के अंदर आ गया, यानी कि इस निकाय के अंदर आ गया। कोई बाह्य बल कार्य ना करे, यानी कोई कुछ भी ना करे, तो उस सिस्टम का संवेग नियत रहता है। नियत का मतलब है कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये ना समझे कि जीरो रहता है। कितना रहता है, जीरो रहता है। जैसे कांस्टेंट का मतलब जैसे दो निकाय, जैसे कि इधर दो भाई, इधर दो बहनें, दो भाई और दो बहनें, एक भाई पे 20 रुपए, एक भाई पे 30 रुपए। इधर दो बहनें, एक बहन पे 40 रुपए और एक पे 10 रुपए, यानी कि दोनों के पास कितने, इधर भी 50 इधर भी 50। तो यानी कि पूरे सिस्टम का यानी कितना रहता है, नियत रहता है, यानी कितना रहता है, कांस्टेंट रहेगा। ये जीरो जीरो भी हो सकते हैं। यहाँ पर कितने, 50 50 है, कितना 50 50 है किसी पर अलग है, किसी पर कम है, लेकिन ये कितने
20-30 में, ये 40-10 में, लेकिन है कितने कितने, यानी क्या है, ये हमारा नियत है। कैसे है, नियत है। आगे समझ में, इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन भी करते हैं संवेग संरक्षण के नियम को। जैसे दो पिंड, एक का M1 और दूसरा पिंड है M2। क्या है, M2। इसकी वेलोसिटी है कितनी, V1, यानी कितनी कर दो, U कर दो, U1। इसकी U2। ये किसी तल पर है, किसी तल पर है, यानी फ्रैक्शन लेस है, लेकिन कोई होता तो है नहीं है, लेकिन मान लिया, अज्यूम कर लिया है फ्रैक्शन लेस है कोई तल। यहाँ पर हमने देखा, यानी कि U1 की वेलोसिटी U2 से अधिक है। माना किसी तल पर दो द्रव्यमान है M1 M2, U1 की वेलोसिटी U2 से अधिक है। क्या है, U2 से अधिक है। अब इन दोनों के टक्कर के बाद, क्या, इन दोनों के टक्कर के बाद इन दोनों के टक्कर के बाद ये कितना है हमारा M1, ये कितना है M2। क्या है, M2। इधर को बल लगने वाला कार्य क्या होगा हमारा F2, इधर को F1, F2, और उधर को F2, इधर को F1। अब ये टक्कर के बाद इनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। देखो M1 वाले की V1, M2 वाले की V2, M2 वाले की V2। अब हम क्या देखेंगे, अब इसमें संवेग में कितना परिवर्तन हुआ है, संवेग में कितना परिवर्तन हुआ है, संवेग में परिवर्तन। देखो परिवर्तन कैसे निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि अंतिम माइनस प्रारंभिक, अंतिम माइनस प्रारंभिक। अंतिम कितनी है हमारी, यानी संवेग में परिवर्तन कितना होता है, हमने मान लिया डेल्टा पी। कितना मान लिया, डेल्टा पी। हमारी फाइनल कितनी हुई है, फाइनल कितनी हुई है M1 V1 माइनस इनिशियल कितनी थी इसकी M1 U1। ये इक्वेशन 1। अब दूसरे निकाय के लिए, यानी कि ये फर्स्ट बॉडी के लिए, यानी कि M1 के लिए। अब M2 के लिए, M2 के लिए, यानी कि संवेग में परिवर्तन दर। ये फर्स्ट बॉडी के लिए, ये सेकंड बॉडी के लिए। संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, डेल्टा P2 कर लो, इसे P1, इसे P2 नाम दे दो। तो इसका क्या बनेगा, फाइनल कितनी है M2 V2, इनिशियल M2 U2, इक्वेशन सेकंड। अब हम जानते हैं, यानी कि न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है संवेग में परिवर्तन की दर। क्या बोलता है, संवेग में परिवर्तन की दर। क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। तो P1 के लिए कितना आ जाएगा, ये M1 V1 माइनस M1 U1 अपॉन डेल्टा T। ये आ गया हमारे, यानी कि संवेग परिवर्तन की दर, यानी कि फर्स्ट के लिए। अब सेकंड के लिए ये भी आएगा डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा T। क्या हो जाएगा, M2 V2 माइनस M2 U2 अपॉन डेल्टा T। क्या हो जाएगा, डेल्टा T। क्या होगा, डेल्टा T। हमारा न्यूटन का तृतीय नियम क्या बोलता है, यानी कि न्यूटन का तृतीय नियम क्या बोलता है, एक्शन टू रिएक्शन। यानी कि कोई बल हमने लगाया, उसके अपोजिट उतना ही बल लगेगा, यानी क्या, एक्शन टू रिएक्शन।
तो क्या होता है हमारे, ये किसके बराबर आ गया, फोर्स के बराबर, ये किसके बराबर आ गया, फोर्स के बराबर, यानी इसको कहते हैं F1 और ये हमारा F2। तो एक्शन टू रिएक्शन, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसे क्या सकते हैं F1 बराबर माइनस F2। माइनस क्यों आया है, माइनस इसलिए आया है कोई बल लगाया तो उसके विपरीत दिशा में, ये माइनस क्या बता रहा है, उसके विपरीत दिशा में है, जैसे मैंने इधर को लगाया उसके विपरीत दिशा में, क्या इंडिकेट कर रहा है हमारा, माइनस, क्या कर रहा है, माइनस। अब जैसे F1 की वैल्यू इधर ही, ये यहाँ पर रखो, जैसे M1 V1 M1 U1 अपॉन डेल्टा टी। आकाश देख, M1 V1 क्या है, M1 V1 U1 अपॉन डेल्टा टी। अब दूसरी साइड क्या आएगा, माइनस, कोष्टक लगा लो, M2 V2 माइनस M2 U2 माइनस डेल्टा टी। क्या आ गया, डेल्टा टी, क्या आ गया, डेल्टा टी। अब अंदर अंदर करेंगे तो क्या होगा, देखो तुम्हारा डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल। अब देखो M1 V1 माइनस M1 U1 बराबर, अंदर माइनस बनाए तो माइनस M2 V2 प्लस M2 U2। इतना आगे समझे। अब इधर को देखो, अब बराबर से इधर को लाने पर साइन हमारे चेंज हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं हमारे चिन्ह, यानी कि चेंज हो जाते हैं, यानी कि इसको क्या कहते हैं, इधर को यानी कि बराबर से उधर को ले जाने पर, यानी पक्षांतर करने पर, या क्या इसको लाएंगे तो क्या बन जाएगा, देखो हमारा क्या है, देखो M1 V1 अब V2 यानी कि M2 V2, M2 V2 कैसे है, इधर माइनस का, कैसा है, माइनस का, तो कैसा आएगा M2 V2 बराबर, क्या हो जाएगा, बराबर, देखो M2 U2 M2 U2 प्लस, देखो ये माइनस को उधर जाएगा प्लस, तो क्या आएगा M1 U1 M1 U1। देखो क्या बना हमारा M1 V1 प्लस M2 V2 बराबर M2 U2 प्लस M1 U1। यही क्या होता है हमारे संवेग संरक्षण का नियम, इससे हमने सिद्ध किया। और समझते हैं, जैसे हमने कोई दो बॉडी ले रखी है M1 M2, पहले का वेग कितना है हमारा U1, दूसरे का U2। अब ये दोनों डेल्टा टी समय यानी कि बहुत समय अंतराल में, बहुत थोड़े से समय में, यानी कि बहुत थोड़े समय से, यानी डेल्टा टी में, तो डेल्टा टी में ये दोनों आपस में टक्कर होने के बाद, यानी कि टक्कर होने के बाद इनका वेग क्या हो गया V1, M2 का V2, M2 का V2। यहाँ पर U1 की वेलोसिटी U2 से अधिक है, तो संवेग में परिवर्तन क्या होता है हमारा, संवेग में परिवर्तन क्या होता है, M1 V1 होता है, यानी कि MV, तो M1 V1 यानी कि फाइनल में परिवर्तन होता है, यानी कि अंतिम में कितनी थी और प्रारंभिक में कितनी है, अंतिम में इतनी थी, प्रारंभिक में इतनी है। ऐसे ही दूसरी बॉडी के लिए M2 V2 M2 U2, न्यूटन का सेकंड लॉ बोलता है ये F1, यानी कि क्या होता है, संवेग में परिवर्तन की दर क्या होता है हमारा, यानी कि क्या होता है, फोर्स होता है, क्या होता है, फोर्स, डेल्टा P अपॉन अपॉन डेल्टा टी, M1 V1 माइनस M1 U1 डेल्टा टी, क्या है, डेल्टा टी। F2 डेल्टा P2 अपॉन डेल्टा टी, तो M2 V2 माइनस M2 U2 अपॉन डेल्टा टी। अब हम न्यूटन का थर्ड नियम बोलता है एक्शन टू रिएक्शन, यानी कि कोई भी हम बल लगाएं तो उसके अपोजिट उतना ही बल लगता है। बल लगाया हमने F1 का, कितना लगाया, F1 का, अपोजिट में कितने का लगाया, F2 का, वो ये माइनस किसको कर रहा है, अपोजिट दिशा को, किसको, अपोजिट दिशा को, तो M1 V1 माइनस M1 U1 अपॉन डेल्टा टी माइनस ये माइनस M2 V2 माइनस M2 U2 डेल्टा टी, तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, ये M1 V1 माइनस M1 U1
बराबर इक्वल माइनस, यानी कि माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस M2V2 प्लस माइनस माइनस प्लस M2U2। अब हम साइन से अपोजिट लाएंगे, यानी कि बराबर से इधर को लाएंगे तो माइनस की प्लस की प्लस की माइनस की, यानी जिसे हम बोलते हैं हिंदी में पक्षांतर। क्या बोलते हैं? पक्षांतर। जैसे देखो M1V1 M2V2 ये दोनों यानी कि बॉडी के हम क्या लाए एक तरफ, और M2U2 और M1U1 ये हमारा सममित संरक्षण के नियम से, किसे सममित संरक्षण के नियम से। इसे कुछ उदाहरण भी हैं काम में आते हैं। जैसे हम नदी पर होते हैं, नदी पर अब जैसे कि नाव है, क्या है? नाव है। नाव में से हम कूदते हैं, क्या करते हैं? कूदते हैं। तो नाव तो पीछे की दिशा में जाती है, किस में जाती है? पीछे की दिशा में जाती है, और हम आगे को कूदते हैं, क्या है? हम आगे कूदते हैं। ये भी हमारा किसका एग्जाम्पल है? संवेग संरक्षण के नियम के। किसका? संवेग संरक्षण के नियम का। एक रॉकेट वाला भी है, क्या? रॉकेट जैसे ऊपर जाता है तो किस सिद्धांत पर कार्य कर रहा है? संवेग संरक्षण के नियम पर, संवेग संरक्षण के नियम पर। इस पर भी क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे जैसे यानी कि नाव है हमारी, यानी कि जैसे हम जानते हैं जो क्या होना है, हम जानते हैं कैसे M1V1 बराबर M2V2। इससे एग्जाम्पल से समझते हैं, यानी कि संवेग संरक्षण के नियम के एग्जाम्पल से समझते हैं क्या होता है। जैसे जैसे नाव है हमारी 500 केजी की, और मेरा वजन है 50 केजी, मेरा वजन है 50 केजी। तो मैं क्या की स्पीड से कूदा? मैं क्या की स्पीड से कूदा? यानी कि मैं कूदा करीब 4 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से। एग्जाम्पल है ये। तो नाव कितने की स्पीड से पीछे घोटी? नाव कितने की स्पीड से पीछे घोटी? जैसे हम कूदते हैं तो नाव पीछे घटती है, कैसे? पीछे घटती है। तो क्या की स्पीड से हटी? देखो 500 इंटू इसको V1 50 इंटू 4, तो V1 बराबर एक जीरो से एक जीरो, इससे ये 10 बार, ये 2 बार, ये 5 बार। तो कितने की स्पीड से हटी? 2/5 मीटर प्रति सेकेंड। इतने की स्पीड से वो पीछे घटी नाव। कितने की स्पीड से? 2/5 मीटर प्रति सेकेंड की तरह से। और एग्जांपल देखो, हो गया है तो उससे भी समझते हैं। जैसे तोप होती है, क्या होती है? तोप। क्या होती है? तोप। तोप में से कोई गोला डालते हैं, उसमें क्या डालते हैं? गोला। तो गोला कितना भारी है हमारा? गोला है 60 ग्राम का। कितने का? 60 ग्राम का। 60 ग्राम का गोला नहीं, गोला ले लिया हमने 5 किलोग्राम का। कितना? 5 किलोग्राम का। अब कितना हो गया? 5 किलोग्राम का। 5 किलोग्राम का गोला हो गया। अब यानी कि तोप का वजन निकालते हैं। वजन कैसे निकालते हैं? तोप हमारी पीछे घटी, एकदम गोला जाता है फटाक से बाहर निकलता है, तो गोला यानी कि तोप हमारी पीछे घटती है। कैसे हटती है? पीछे घटती है। तो हमारा कितनी ग्राम की तोप थी, तो वो कितने की स्पीड से हटी? हमारी 20 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से हटी। अब गोला कितने की स्पीड से गया? 200 की स्पीड से। कितने की स्पीड से? 200 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से गोला गया है। तो हमारा यानी कि तोप का वजन कितना था? तोप का वजन कितना था? तो ये m था। तो m इंटू 20, 5 इंटू 200, तो 0 से 0, 2 से ये 10 बार गया, तो m बराबर 50 kg। हमारे तोप का वजन कितना है? 50 kg का। कितना है? 50 kg का। आगे आपको समझ लीजिए। तो अब पढ़ते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ। न्यूटन का सेकंड लॉ।
किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर को ही क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं हम उसको, वल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, वल कहते हैं। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। किसके, आरोपित बल के बराबर, लगाए गए बल के बराबर होती है, आरोपित बल के बराबर होती है। बराबर होती है। जैसे आरोपित बल के संवेग में परिवर्तन की दर, यानी कि किसी बल में, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर और उसके आरोपित बल के बराबर होती है। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। हम पी बराबर अभी जानते हैं, पी बराबर क्या होता है हमारा, एम बी। क्या होता है, एम बी, अभी अभी आपको बताया था। तो एम बी हम यहाँ रखेंगे, एम बी अपॉन डेल्टा टी। क्या होता है, डेल्टा टी। देखो एम बी, एम किसी वस्तु के लिए कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब यानी कि नियत, वो चेंज नहीं होगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। क्या नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। चेंज नहीं होगा तो उसका हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेल्टा टी अपॉन, इसको क्या करेंगे, हम उसको बाहर निकाल लेंगे। तो एम एफ बराबर क्या हो गया, एम, एम बाहर आ गया तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो ये क्या हो जाएगा, बेग, बेग में परिवर्तन की दर क्या बताया था मैंने आपको, क्या बताया था, बेग में परिवर्तन की दर को त्वरण, क्या बताया था, त्वरण। यानी इसको किससे, ए, क्या बताया था, ए। क्या होता है, एम ए। क्या हो गया, एम ए। क्या हो गया हमारा, एम ए। ये कैसा है हमारा बल, कैसा है, सदिश राशि। एम ए किसके बराबर होता है, एक न्यूटन के बराबर। किसके, एक न्यूटन के बराबर। ये हमने आपको लिखा चुके हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। क्या देखते हैं इसके एग्जाम्पल, क्या देखते हैं इसके एग्जाम्पल। जैसे आप लोगों ने खूब सारे देखे होंगे क्रिकेटर, क्या होते हैं, क्रिकेटर मैच खेलते हैं, मैच खेलते हैं। तो जैसे कोई किसी ने शॉट बड़ी तेजी से मारा, कैसे, बड़ी तेजी से मारा, तो वहां पर बॉलर बेस्ट जो फील्डर होता है वो कैच कैसे लेता है, हाथों को पहले गेंद के नीचे लाएगा, फिर ढीले हाथे रखता है। कैसे, ढीले, यानी कि वो किसको पीछे की ओर खींचता है। कैसे, पीछे की ओर खींचता है। कैसे, पीछे की ओर खींचता है, क्योंकि उस पर बल कम लगे। क्या लगे, बल कम लगे। जैसे आप कहेंगे को बल कम और ज्यादा कैसे लगेगा सर, जैसे देखो कोई वस्तु एम है, क्या है, एम। जैसे देखो एफ, एफ बराबर क्या बताया था, एम डेल वी अपॉन डेल टी। देखो वस्तु का गेंद है, गेंद तो उतनी भारी रहेगी, तो उसका एम कांस्टेंट। उसका बेग, बेग भी हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, यानी कि उसका क्या बढ़ा सकते हैं हम, टाइम बढ़ा सकते हैं। क्या बढ़ा सकते हैं, टाइम। टाइम बढ़ाने पर फोर्स हमारा कम। जैसे जैसे आपको और रियल एग्जांपल, यानी कि रियल एग्जांपल, हर किसी ने टीचर के हाथ से मार खाई है। क्या खाई है, मार खाई है। क्या खाई है, मार खाई है। जैसे हमारे टीचर थे, गुरुजी थे, वो ऐसे ऐसे मारते थे तो हम हाथ को पीछे को करते थे। कैसे करते थे, पीछे को करते थे। तो इसके कारण क्या हुआ, डंडी तो तेज थी, हमारा डंडी तो उतनी भारी थी, वेग भी उतना, लेकिन उससे क्या बढ़ा दिया हमने, टाइम को बढ़ा दिया। यानी कि हमारे हाथ पर लगने की टाइम था, पहले लग रही थी 1 सेकंड में, माना कि 1 सेकंड में, अब ये लगी है 2 सेकंड में। तो हमारा क्या लगा है, टाइम बढ़ाया, टाइम बढ़ाया तो हमारा फोर्स कम हो गया। क्या हो गया, फोर्स कम हो गया। जैसे एक और एग्जांपल, जैसे हम लोग या तुम लोग कोई भी चाहे, हम लोग ज्यादातर चाहते हैं कि जैसे हमसे किसी ने कूदने को बोल दिया, क्या बोल दिया, कूदने को बोल दिया, तो हम कहाँ पर कूदना बढ़िया करेंगे, कहाँ पर कूदना अच्छा सोचेंगे कि जैसे कहीं रेत हो, क्या हो, रेत हो, क्या हो, रेत हो। रेत होने पर हम कूदेंगे, रेत होने पर हम कूदते हैं, तो वहां पर हमारा टाइम बढ़ जाता है। क्या होता है, टाइम बढ़ जाता है। तो टाइम बढ़ने से हमारा फोर्स भी कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फोर्स भी कम हो जाएगा।
अब पढ़ते हैं न्यूटन का तीसरा नियम। जब कोई दो वस्तु है, यानी एक वस्तु दूसरी वस्तु पर, हम जैसे कोई एक वस्तु पर उतना ही बल लगाया जितने विपरीत दिशा में उतना ही बल लगता है। एक वस्तु पर लगाया गया बल उसके विपरीत दिशा में उतना ही बल उस वस्तु पर कार्य करता है। तो ये कैसा हमारा न्यूटन का तीसरा नियम, न्यूटन का तीसरा नियम। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी बोलते हैं। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। विपरीत दिशा में लगाती है। इसे ही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इसे ही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। यही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। जब कोई वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु अपनी वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर, अपनी वस्तु पर नहीं, पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। इसे ही क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। जैसे रेत पर चलना बहुत कठिन होता है एज कंपेयर टू किसी सॉलिड जमीन पर चलना। जैसे रेगिस्तान में चलना हमें बहुत कठिन लगता है, क्योंकि जैसे हम किसी पैरों से दबाते हैं, यानी एक्शन टू रिएक्शन होना चाहिए हमारा। तब जैसे हम रेत चलते हैं तो हम रेत को पे चलते समय हमारा रेत में पैर गड़ जाता है, किसके कारण? उससे विपरीत दिशा में उतना ही बल हमें नहीं लगता है, तो उस पर चलना कितना कठिन है। ये भी किसका उदाहरण है, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का। जैसे आपको हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, नदी में से नाव से कूदना, ये भी किसका उदाहरण है हमारा, ये भी न्यूटन के तीसरे नियम का। यानी कि नदी में से हम कूदते हैं, जैसे नाव पीछे बढ़ती है हम आगे को जाते हैं, ये भी इसका नियम का उदाहरण है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जैसे बंदूक से कोई गोली चलाता है, गोली चलाने के बाद बंदूक थोड़ा सा पीछे बढ़ती है। कैसे पीछे बढ़ती है? जितनी स्पीड से आगे को गोली निकलती है उसी के विपरीत दिशा में हमारी क्या बढ़ती है, बंदूक तेजी सकती है। ये भी किसका नियम है हमारा, यानी कि एक्शन टू रिएक्शन का नियम है, यानी कि न्यूटन के तीसरे नियम है। और आपको हमारे नोट्स चाहिए, हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और जब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।